नमस्कार। आज हम लोग स्विफ्ट की एक बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये कोड को देखने का, उसे बनाने का एक बिल्कुल ही नया और बेहतर नज़रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम में से ज़्यादातर लोग जो कोडिंग करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से तो वाकिफ हैं ही, है ना? सब कुछ क्लास और इनहेरिटेंस यानी विरासत के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स से सारी प्रॉपर्टीज ले लेती है। ये तरीका सालों से चला आ रहा है। पर सोचिए, जब ये विरासत का पेड़, ये फैमिली ट्री बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो क्या होता है? दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कोड उलझ जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या इससे बेहतर कोई और रास्ता है? और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। हम लोग क्लास के उन पुराने, बंधे हुए ढांचों से आगे निकलकर कुछ नया देखने वाले हैं। तो स्विफ्ट ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला है। ये हमें क्लास आधारित सोच से हटाकर प्रोटोकॉल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये कोड लिखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये जो नया प्रोटोकॉल अप्रोच है, ये आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस बात पर ध्यान देता है कि कोई चीज़ क्या-क्या काम कर सकती है, इस बात पर नहीं कि वो किस खानदान से आती है। मतलब काबिलियत ज्यादा जरूरी है, विरासत नहीं। यहाँ पॉप की पूरी नींव रखी हुई है। देखिए, प्रोटोकॉल बस एक रूल बुक की तरह है जो बताता है कि क्या-क्या काम करना है। फिर प्रोटोकॉल एक्सटेंशन के जरिए हम उस काम को करने का तरीका भी बता देते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रक्ट्स और एनम्स के साथ भी उतना ही बेहतरीन काम करता है। बातें तो बहुत हो गई, है ना? अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए एक छोटा सा कोड का उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राइवेबल नाम का एक प्रोटोकॉल बनाया। ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता। ये कहता है कि भाई, जो कोई भी ड्राइवेबल प्रोटोकॉल को अपनाएगा, उसे ड्राइव करना आना ही चाहिए। बस एक नियम, अभी तक कोई असली कोड नहीं। और अब आता है असली जादू। देखिए, एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके हम ड्राइवेबल के लिए एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जो कोई भी ड्राइवेबल प्रोटोकॉल को अपनाएगा, उसे ये ड्राइव फंक्शन अपने आप ही मिल जाएगा, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए। और देखिए, ये कितना आसान हो गया। हमने एक कार स्ट्रक्ट बनाया और एक बाइक स्ट्रक्ट बनाया। हमें बस ये बताना पड़ा कि ये दोनों ड्राइवेबल हैं, और बस हो गया काम। उन्हें अपने आप ड्राइव करने की काबिलियत मिल गई, बिना किसी पेरेंट क्लास या विरासत के झंझट के। तो इस पूरे उदाहरण का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हमने कोड को शेयर किया, लेकिन बिना किसी विरासत के। कार और बाइक का आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों ड्राइव कर सकती हैं। यही है पीओपी की असली ताकत, कंपोजिशन की ताकत। अब जब हमने पॉप को एक्शन में देख लिया है, तो चलिए इन दोनों दुनियाओं यानी ओओपी और पीओपी की आमने सामने तुलना करते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। ये फर्क को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। ओओपी कहता है एक स्पोर्ट्स कार एक कार है। ये एक पक्का खानदानी रिश्ता है जिसे आप बदल नहीं सकते। वहीं पीओपी कहता है एक कार के पास ड्राइविंग की क्षमता है। ये ज्यादा लचीला है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर में हम नई नई स्किल्स या बैज जोड़ते जाते हैं। ये टेबल तो सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। जहां ओओपी का पूरा ध्यान क्लास और विरासत पर है, वहीं पीओपी का फोकस प्रोटोकॉल और बिहेवियर पर है। ओओपी में कोड रीयूज इनहेरिटेंस से होता है, जो कई बार बहुत सख्त हो जाता है। पीओपी में ये काम प्रोटोकॉल एक्सटेंशन से होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो सवाल ये है कि पीओपी ही क्यों? ठीक है, ये अलग है, पर बेहतर क्यों है? चलिए स्विफ्ट में इसे अपनाने के कुछ ज़बरदस्त फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं। इसके फ़ायदे वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ये कोड को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट देता है, जिससे उसे समझना और टेस्ट करना बच्चों का खेल हो जाता है। ये वैल्यू टाइप्स जैसे कि स्ट्रक्ट्स के साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है, जो स्विफ्ट में परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, ये डायमंड प्रॉब्लम जैसी पुरानी ओओपी की सिरदर्दी से भी बचाता है। अब हम क्यों से आगे बढ़कर कब पर आते हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इस शानदार टूल का इस्तेमाल आखिर कब और कहाँ करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट है। अगर एक साफ सुथरा और फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर बनाना है, अगर वैल्यू टाइप्स के साथ ज़्यादा काम हो रहा है, या फिर बिना किसी झंझट के अलग अलग बिहेवियर्स को मिक्स एंड मैच करना है, तो प्रोटोकॉल का रास्ता चुनना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। और हम इस सेशन को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपना कोड देखते समय
क्या उसे इस नजरिए से देखा जाता है कि वो क्या है, या इस नजरिए से कि वो क्या कर सकता है? यही सवाल प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दिल में है। ये कोड के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देता है, विरासत पर नहीं, काबिलियत पर ध्यान देने का। इस पर जरूर सोचिएगा।